हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। तो फ्रेंड्स, आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस आधार पे हम लोग इसके से साथ साथ और भी प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो इसके आधार पे बन सकता है। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको तो पता है हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं और इससे हमारा कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप वीडियो को देख ही रहे हैं तो पूरा देखिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो क्लास 12 का वीडियो है, जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ है, इसके अपलोड करने का टाइम 7:30 है शाम में। और जो क्लास 10 का वीडियो है, यदि कोई क्लास 10 का विद्यार्थी है और देख रहा है तो क्लास 10 के वीडियो को लगभग 6:30 बजे सुबह में अपलोड किए जाने का समय रखा गया है। तो यदि आप 12th में हैं तो 7:30 बजे वेट करेंगे शाम में, और यदि 10th में हैं तो 6:30 बजे सुबह में। चलिए ठीक है, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए, सबसे हमारा पहला प्रश्न है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो आपको पता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना आपको पता होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आ चुका है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, HCP कहते हैं, HCP। तो कह रहा है कि HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आपको पता होगा HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और HCP में यदि परमाणु की संख्या पूछी जाए तो HCP में परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कैप्रोलेक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। नाइलन 6, नाइलन 6,6, नाइलन 2, नाइलन 6, टेरेलिन। तो कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, बताइए आप, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भस्मिकता होती है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भस्मिकता कितनी होती है, 2, 0, 3, 4। तो सबसे पहले आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, H3PO4। क्या होता है, H3PO4। ये है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर, H3PO4। जब आप इसको स्ट्रक्चर के रूप में बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये बनेगा P डबल बॉन्ड हो जाएगा O, और उसके बाद 3 O है और 3 H, तो ये हो जाएगा 3 गो OH, इस प्रकार से। ठीक है, आपको मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको तो पता है कि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए OH, ठीक है, OH, तो 3 OH हो रहा था ना, कितना OH हो रहा था, 3 OH हो रहा था। इसलिए ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भस्मिकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितना OH हो रहा था, 3 हो रहा था। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसे हो रहा था, P डबल बॉन्ड O, इधर एक OH, इधर एक OH, और यहाँ एक OH। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 3 OH समूह है ना, 1, 2, 3, इसलिए इसकी भस्मिकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, साथ में एक और क्वेश्चन आप याद रखोगे, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो है ना, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है लघुत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर में, कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना क्या है। तो इसको आप बना दोगे, क्या करोगे, इसको आप बना दोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर। ठीक है, और भस्मिकता पूछिए तो कितनी होगी, 3 होगी, आप देख सकते हैं 3 होगी। ठीक है, तो राइट आंसर H3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। देखिए आपको याद हो फ्रेंड्स कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इस टाइप का प्रश्न हर सेट में आएगा, इस टाइप का प्रश्न हर सेट में आएगा और लगभग हर साल पूछा जाता है। देखिए यहाँ वाष्प दाब में अवनमन, आप देख रहे हैं यहाँ वह क्या लिखा है, वाष्प दाब में अवनमन, मतलब वही सबसे कम का मतलब क्या होगा, कम का मतलब होता है अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन आपको पता है कि यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, ये डिपेंड करता है आई के मान पे। तो आई का मान ज़्यादा होगा तो सबसे वाष्प दाब में अवनमन होगा। यहाँ देखिए ग्लूकोज लिखा है, आपको याद हो गया होगा, ग्लूकोज के लिए आई का मान 1 होता है, हमने जिक्र कर लिया है। सुक्रोज के लिए भी 1 होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए एगो Na एगो Cl होगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। और पोटेशियम सल्फेट के लिए 2 गो पोटेशियम,
और SO4 एक, यानी कि इसके लिए आई का मान 3 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो को आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई का अधिकतम मान किसके लिए है? 1 मोल पोटेशियम सल्फेट। द आंसर शुड बी डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन पॉलीमर मतलब बायोडिग्रेडेबल है, मतलब गल जाएगा, जो कि अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है इसमें से पॉलीथीन नहीं गलेगा, नायलॉन 6,6 नहीं, PVC नहीं, ये सेलुलोज होता है। क्या है? सेलुलोज है, जो कि गल जाएगा, अपघटित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, आपको पढ़ाया गया होगा। डोलोमाइट खनिज में क्या होता है? ये मैग्नीशियम होता है, क्योंकि डोलोमाइट खनिज जो होता है ये मैग्नीशियम का अयस्क में आता है, मैग्नीशियम में। ठीक है, इसी प्रकार एल्युमिनियम का तो आपको पता है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, 3 को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक। तो शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या होता है फ्रेंड्स? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। याद रखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार अगर प्रथम कोटि का पूछा जाए, किसका पूछा जाए? प्रथम कोटि का, तो प्रथम कोटि के लिए क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि और शून्य कोटि के बारे में पूछा जाता है। प्रथम कोटि का सेकेंड इनवर्स और शून्य कोटि का मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एथिल एसीटेट का IUPAC नाम है। एथिल एसीटेट का IUPAC नाम, एथिल एसीटेट, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये हो जाएगा CH3COO को हम बोलते हैं एसीटेट आयन। इसमें एथिल जोड़ दीजिए, C2H5। एथिल एसीटेट का IUPAC नाम कह रहा है कि एथिल एसीटेट का IUPAC नाम, ये एथिल एसीटेट का अनुसूत्रित। आप बताओ ये एस्टर ग्रुप है क्या? देखिए RCOOR एस्टर ग्रुप है। तो एस्टर ग्रुप का नाम कैसे रखते हैं? एक तो ये छोटे वाले में YL जोड़ते हैं और एक में जोड़ते हैं OATE, यानी कि एल्काइल एल्केनोइट होता है। तो ये देखिए 2 कार्बन है ना, तो इसे कहेंगे एथाइल। 1-2 कार्बन इसे कहेंगे एथेनोएट, यानी कि एथाइल एथेनोएट। कहाँ दिया हुआ है? देखिए एथाइल एथेनोएट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की इकाई है, तो सेल स्थिरांक जो होता है, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है L/A। क्या होता है? L/A। L का मतलब लेंथ है। अगर लेंथ को हम सेंटीमीटर मापें तो ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर, अब बटा नीचे एरिया है। एरिया का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो नीचे बचेगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को ऊपर यदि भेज देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे सेंटीमीटर इन्वर्स कहा जाता है। तो किस में दिया देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी में दिया, सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होता है कि एनिलीन एवं एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? दिया हुआ ऑप्शन कार्बाइल एमीन, नाइट्रोबेंजीन, एमीन और एसीटानिलाइड। तो एनिलीन और एसिटाइल क्लोराइड अगर अभिक्रिया करेंगे तो बनता है एसीटानिलाइड। क्या बनता है? एसीटानिलाइड बनता है। यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है एनिलीन रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म कार्बिलेमिन, नाइट्रोबेंजीन, इमीन और एसीटानिलाइड। तो क्या बनता है? एसीटानिलाइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एसीटानिलाइड। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और चीज़ हम बात करेंगे, एक और चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सपोज कीजिए कि अगर कह रहा हो कभी क्वेश्चन में कि एनिलीन और एसिटाइल क्लोराइड के जगह पे, किसके जगह पे? देखिए यहाँ ध्यान से देखिए आप, एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे आपको अगर दे दे, सपोज कीजिए एनिलीन और यहाँ दे दे, यहाँ क्या दे दे? एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे यहाँ दे दे एसिटैल्डिहाइड। क्या दे दे? एसिटैल्डिहाइड, CH3CHO। और दे नहीं दे, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा गया सेंटअप एग्ज़ाम में, पूछा गया और साथ में आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा गया। आपको क्वेश्चन में ज़रूर मिल जाएगा कि एनिलीन और ये एसिटैल्डिहाइड अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो एनिलीन और एसिटैल्डिहाइड अभिक्रिया करते हैं तो जो यौगिक बनता है उसको हम बोलते हैं इमीन। क्या कहते हैं? इमीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर उस समय क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखोगे
कि यदि एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड के जगह पे बेंजल्डिहाइड लिखा हो, क्या लिखा हो, बेंजल्डिहाइड। जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप उसे लिख लीजिए नोटबुक पे, क्योंकि यहाँ 3 प्रश्न बन रहा है। जब एनिलीन और एसिटाइल क्लोराइड करते हैं तब तो ये बनता है, जब एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड करते हैं तब एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन। और जब एनिलीन और एसिटाइल क्लोराइड के जगह पे अगर लिखा हो कौन चीज़, इसके जगह पे अगर लिखा हो बेंजल्डिहाइड, क्या लिखा हो, बेंजल्डिहाइड। तो जब एनिलीन और बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया करते हैं तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्कीफस बेस। क्या कहते हैं, एस्कीफस बेस। ध्यान रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा प्रश्न। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, सबसे बढ़िया अम्ल कौन है। तो आपको पता होगा हेलोजन का आकार बढ़ता है तो उसका अम्लीय गुण बढ़ता है। तो देखिए यहाँ दिखा है फ्लोरीन, बी तो सब में कॉमन है, बोरॉन, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आयोडीन है। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, इसलिए आयोडीन सबसे प्रबल लिविस अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुलाइडी कणों का आकार होता है, कुलाइडी कणों का आकार होता है। तो कुलाइडी कणों का जो आकार होता है वह होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। कितना होता है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक बोल सकते हैं, ये कुलाइडी कणों का आकार है। फ्रेंड्स आपको पता होगा यही प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, कुलाइडी कणों का आकार और सेंटीमीटर में दे देता है। तो अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगी कुलाइडी कणों का आकार हो और पिकोमीटर न देकर सेंटीमीटर दे दे तब क्या होगा आंसर, आप इसे कमेंट करके बताइए कि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होगा, निम्नलिखित में किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होगा। तो यहाँ देख सकते हैं सब RX है, क्या है ये, एल्काइल हैलाइड है। देख सकते हैं आप सब एल्काइल हैलाइड हैं। तो एल्काइल हैलाइड की यदि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जिस एल्काइल हैलाइड का यदि जो लंबी श्रृंखला बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, लंबी श्रृंखला बढ़ेगी तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, ये 4 कार्बन का श्रृंखला है और सीधा है ये, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसमें चैन बढ़ता है, ब्रांच बढ़ता है, उसका क्वथनांक घटते जाता है। तो सबसे क्वथनांक किसका होगा, ये है जो कि लॉन्ग चेन बना रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि TiH2O6 और 3+ दिया अनुचुंबकीय प्रकृति का कारण है। तो अनुचुंबकीय कौन कब होता है, जब उसमें उसके डी को उसमें आपको ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो अनुचुंबकीय होता है। लेकिन कह रहा है कि अनुचुंबकीय प्रकृति का कारण है कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये तो नहीं होगा, कितना होगा 1 2 3। तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये तो आपका उदासीन लिगेंड है H2O, इसका 0 हो जाएगा। Ti पे कितना चार्ज है, Ti पे +3 चार्ज आ रहा है, Ti पे +3 चार्ज आ रहा है। इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आर्गन 18, क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4:20 और टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है ना, और 4:20 और 3D कितना हो जाएगा, 4:20 और 3D हो जाएगा 20 स्केडियम टाइटेनियम और 2 22 हो गया टाइटेनियम का। और कह रहा है उस पर +3 चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें से 2 निकल जाएगा, इसमें 2 है तो इसमें से 1 निकल जाएगा। तो डी में ऑन पेयर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो आंसर शुड बी ए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में 8:8 उप सहसंयोजन संख्या का उदाहरण है। ये देखिए, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर इन द फॉलोइंग। क्या दिया है, KCl CF2 CHCl ZNS। तो 8:8 किस में होता है, ये आप याद रखोगे तो बहुत बेहतर होगा। ये होता है CHCl में, किस में होता है, CHCl में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है कि 6:6 किस में होता है, 6:6 किस में होता है। तो 6:6 होता है फ्रेंड्स NaCl में, किस में होता है, NaCl में होता है 6:6। और 8:8 किस में होता है, तो CHCl में। इसी प्रकार एक होता है 4:8, 4:8 किस में होता है, 4:8, 4:8 किस में होता है, ये होता है Na2O में, किस में होता है, Na2O में 4:8 होता है, मतलब Na का 4 O का 8, इसमें Na का 6 Cl का 6, इसमें CS का 8 Cl का 8। ठीक है, याद रखो, यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया ये कि Na2 में कोऑर्डिनेशन संख्या का अनुपात क्या है, 4:8, NaCl में क्या है 6:6 और CHCl में कितना है तो 8:8। ये पूछा गया आपका प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, RMGX जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, से अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है कि यदि फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया करता है RMGX से तो बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। कितना डिग्री, 1 डिग्री, ध्यान रखोगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड के जगह पे अन्य कोई भी एल्डिहाइड हो, लाइक एसिटाल्डिहाइड हो, CH3CHO, तो ये जब RMGX से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और इस एल्डिहाइड के जगह पे कोई सा कीटोन हो, क्या हो, कीटोन हो, तो जब कीटोन रिएक्शन करता है तो बनता है 3 डिग्री एल्कोहल। कितना डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा कि फॉर्मल्डिहाइड RMGX से अभिक्रिया करता है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य कोई भी एल्डिहाइड जैसे एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, ये अगर RMGX से अभिक्रिया करेगा तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और एल्डिहाइड को, इस एल्डिहाइड को छोड़कर अधिक कोई भी कीटोन, एसीटोन लाइक कोई भी कीटोन अगर RMGX से अभिक्रिया करता है तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 3 प्रश्न है, अगर आप इसको नहीं लिख रहे हैं तो फिर दिक्कत है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इसको नोटबुक पे लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि जल में कौन रंगहीन है, जल में कौन रंगहीन है। तो फ्रेंड्स आप बताओ रंगहीन कौन होगा। रंगहीन होने का शर्त क्या है कि उसके डी उपकोष में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, डी उपकोष में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, मतलब डी उपकोष में पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप चेक कीजिएगा इसका बारी बारी से सबका, तो हमें पता चल जाएगा कौन रंगहीन है। ज़्यादा समय लग रहा है इसलिए मैं नहीं देखूंगा। अगर हम इसकी बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो चेक कर लेते हैं। स्केडियम 3+, इसमें तो नहीं आएगा, मुझे लग रहा है इसमें नहीं आएगा। Cr+3 को चेक कर लेते हैं, Cr+3। आप एक काम कीजिए, आप इसको चेक करके बताइए रंगहीन कौन होगा जिसके डी उपकोष में एक भी ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन न हो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, वो रंगहीन होगा। आप चेक करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्हनीय समीकरण में किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का संबंध होता है, किससे संबंध होता है। तो अर्हनीय समीकरण में दाब से होता है, उत्प्रेरक से होता है या तापमान से होता है। तो आप याद रख लो, ये तापमान से होता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब इथेनॉल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप देता है, कैसा अवक्षेप देता है। तो ये इथेनॉल को जब फेलिंग विलयन से गर्म करते हैं तो वह Cu2O, किसका, Cu2O का लाल अवक्षेप देता है, Cu2O का लाल अवक्षेप देता है। कैसा देता है, रेड PPT प्रेसिपिटेट, लाल अवक्षेप देता है। कैसा अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप। देखिए व्हेन इथेनॉल इज heated with failing solution it gives a precipitate of, तो क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट देता है जो कि Cu2 का होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, लास्ट रहेगा आज का क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि XE अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो जो भी आपके उत्कृष्ट गैस हैं, जैसे इसमें जेनॉन भी उत्कृष्ट गैस है, तो इनमें जो बंध होता है वह होता है वांडर वाल्स बल, कमज़ोर वांडर वाल्स बल कार्य करता है। कौन सा बल, कमज़ोर वांडर वाल्स बल। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा और आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से देखा जाएगा हम लोग। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो वीडियो अपलोड होने का समय है वो क्लास 12th के लिए शाम 7:30 बजे है, और क्लास 10th में यदि आप पढ़ते हैं जो कि साइंस का अपलोड किया जाता है वह है सुबह 6:30 बजे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। साथ में एक और बात आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ है ये लगातार चलता रहेगा, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और लगातार वीडियो को देखते रहिए, इससे काफ़ी आपको प्रॉफिट होगा 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, और साथ में एक और बात ध्यान रखेंगे कि कुछ समय बाद हम लोग चैप्टर वाइज मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बन सकता है, मैं उसको भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव सीरीज ख़त्म होने के साथ साथ इसके साथ साथ हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्टिव